हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से 7वीं कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। अ पोर्टर इज समवन हु कैरीज हैवी लगेज एज देयर ऑक्यूपेशन। पोर्टर बोझ ढोने वाले को या कूली को कहते हैं जो पैसों के लिए अन्य लोगों का सामान उठाते हैं। प्रस्तुत कविता में पहाड़ों पर बोझ ले जाने वाले पोर्टर की बात हुई है। इस वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में, उनका नाम, वे कहाँ के थे इत्यादि। शर्पाज ऑफ नेपाल में हम नेपाल की शर्पा जाति के लोगों के जीवन और परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 कविता के पहले 2 छंद पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोएट, कवि के विषय में। यह कविता श्री लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नाम के कवि ने लिखी है जिनका जन्म नेपाल के काठमांडू शहर में हुआ था जो नेपाल की राजधानी है। उनके निर्देशन के तहत नेपाल का पहला नेशनल पोएट्री फेस्टिवल राष्ट्रीय काव्य उत्सव 1948 यानी 1948 में नेपाली साहित्य परिषद ने आयोजित किया। आफ्टर द फेस्टिवल ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी। एक्साइल्ड हिमसेल्फ का अर्थ है खुद की इच्छा से निर्वासित होना। तो उत्सव के पश्चात वे वाराणसी चले गए जहां उन्होंने युगवाणी को संपादित किया। युगवाणी का अर्थ है वॉइस ऑफ एन एज या युग की आवाज। दिस बिकेम द माउथपीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। ये दस्तावेज नेपाल के कांग्रेस का मुखपत्र यानी माउथपीस बन गया। शर्पाज ऑफ नेपाल, नेपाल की शर्पा जाति। प्रस्तुत कविता में एक ऐसे आदमी की बात हुई है जो अपनी पीठ पर एक अत्यंत भारी बोझ लादकर एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहा है। क्योंकि कवि नेपाल के रहने वाले थे, संभवतः यहाँ बात शर्पाओं की हो रही है। शर्पा नेपाल के निवासियों में से एक जाति है और यही लोग ज्यादातर ऐसा काम करते हैं। आज तक वे पर्यटक और अन्य पहाड़ चढ़ने वालों के साथ चढ़ते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। वे सामान के साथ कई अन्य उपकरण जैसे रस्सी, सीढ़ियाँ, आइस पिक्स इत्यादि जो सब पहाड़ चढ़ने के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेकर चढ़ते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से पता चल रहा होगा कि चढ़ाई इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक होती है कि सांस लेना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थितियों में शर्पाओं को हर दल को संभालना होता है, गहरी खाइयों को सबसे पहले पार करना होता है, नाजुक दिखने वाली ज़मीन को खुद परखना होता है और ये सब अपने बोझ के साथ करना होता है। उनकी जान को सबसे अधिक खतरा होता है। एवरेस्ट पर्वत पर आज तक जितनी रिकॉर्डेड डेथ्स यानी जितने लोगों की मृत्यु का हमें पता है उनमें से 1/3 शर्पाओं की है। इसके साथ उनका काम बेहद थका देने वाला है। उनके शरीर पर बहुत तनाव पड़ता है। नेपाल देश में हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, तो पर्वतारोहण पर्यटन यानी माउंटेनियरिंग टूरिज्म वहाँ काफ़ी प्रचलित है। शर्पाओं की मृत्यु हिमस्खलन यानी एवलांच, खाई में गिरने से या शरीर का तापमान अचानक से कम हो जाने से होती है। इन बातों को जहन में रखते हुए चलते हैं स्टैंजा 1 पहले छंद पर। A 25 किलो लोड ऑन हिज बैक यानी उसके पीठ पर 25 किलो का वजन है। कविता की शुरुआत में ही पता चलता है कि इस आदमी को आमदनी के लिए कितना काम करना पड़ रहा है। A 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बेंट,
स्पाइन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। स्पाइन डबल बेंट का इस प्रकार अर्थ हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी 2 गुनी मुड़ी हुई है। किससे 2 गुनी, यह कभी हमें नहीं बताते। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ ये बात हो रही है कि उस पोर्टर की पीठ इतनी मुड़ी हुई थी जितनी एक साधारण मनुष्य की कभी नहीं होती। A 6-mile climb up in the snows of winter, यानी सर्दियों की बर्फबारी में 6 मील की चढ़ाई। 6 मील 9.6 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर से थोड़ा ही कम होता है। तो हमें ये पहली पंक्तियां बताती है कि ये आदमी अपनी पीठ पर 25 किलो का बोझ लिए सर्दियों की बर्फबारी में 6 मील की चढ़ाई को तय करने का प्रयास कर रहा है। नेकेड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेम, नंगी हड्डियों, कंकाल जैसा आकार। यहाँ एक अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ये है उपमा अलंकार या सिमिली। बच्चों, आप सबको सिमिली का अर्थ याद है? In this figure of speech, 2 different things are compared using a comparative word, like, such as, similar to, etc. इस अलंकार में 2 भिन्न चीजों को एक दूसरे से तोला जाता है, उनकी एक दूसरे से तुलना होती है। ये तुलना जैसे, इस प्रकार इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल कर होती है। यहाँ पोर्टर के शरीर के आकार की तुलना एक कंकाल की नंगी हड्डियों के साथ की जा रही है, अर्थात शारीरिक रूप से वो आदमी बेहद दुबला था। नेकेड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, येट फेसिंग एन अपहिल टास्क। बच्चों, किसी भी कठिन काम को अपहिल टास्क कहते हैं। यहाँ इसके 2 अर्थ बन जाते हैं। अपहिल का मतलब चढ़ाई भी है और ये पोर्टर अपने सामने एक मुश्किल चढ़ाई देख पाता है। तो अपहिल टास्क इस संदर्भ में केवल एक कठिन कार्य का ही नहीं पर उस कठिन चढ़ाई का भी वर्णन करती है। He is challenging the mountain. वो पर्वत को चुनौती दे रहा है। एक साधारण स्थिति में हम इस परिस्थिति के बारे में कहेंगे कि ये पोर्टर पहाड़ की चुनौती को स्वीकार कर रहा है, पर कवि कहते हैं कि ये चुनौती पोर्टर की नहीं बल्कि पोर्टर पहाड़ को दे रहा है। ऐसा मानो कि पोर्टर पहाड़ से कह रहा हो कि वो हार नहीं मानेगा और वो पहाड़ को उसका दृढ़ निश्चय तोड़ने की चुनौती दे रहा है। ये कहकर कवि जताते हैं कि इतनी विपत्ति के समक्ष भी पोर्टर कमजोर नहीं होता। स्टैंजा 2, दूसरा छंद। He is wearing a black cap, यानी उसने एक काली टोपी पहनी है। यहाँ पोर्टर के शारीरिक दिखावट के बारे में बात हो रही है। He is wearing a black cap, dirty, sweat stained. उसके शरीर पर गंदगी है और उस पर पसीने के दाग भी लगे हुए हैं। His body is an abode of fleas and lice. Fleas पिस्सुओं को कहते हैं और lice जुओं को। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि पोर्टर का शरीर पिस्सुओं और जुओं का अबोड यानी बसेरा बन गया है। जब कवि यहाँ पोर्टर का विवरण करते हैं, हमारे सामने पेश चित्र उतना खूबसूरत नहीं है। वो इस सच्चाई से पढ़ने वाले को असुखद करना चाहते हैं ताकि भावनात्मक रूप से हम कविता के हर भिन्न पहलू का अनुभव कर पाए। His mind is very dull. कवि पोर्टर की बुद्धि को डल यानी सुस्त किस्म का बताते हैं। वे पोर्टर को मंदबुद्धि कह रहे हैं। Although it emits a sulfur-like sour smell, but what a stout human figure. सल्फर गंधक को कहते हैं, जो एक तत्व है जिसकी दुर्गंध बहुत तेज होती है। तो कवि कहते हैं, भले ही उस चीज से गंधक की बदबू आती हो, किस चीज से? इसका उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया है। But what a stout
ह्यूमन फिगर। स्टाउट का अर्थ होता है बलवान, तो वे अब पोर्टर को एक शक्तिशाली ह्यूमन फिगर यानी इंसानी आकार कह रहे हैं। आपके ध्यान में ये बात आ रही होगी कि पहले छंद में जिसे कंकाल सा दुबला कहा गया, उसे अब इस विशेषता का विपरीत रूप कैसे दिया जा रहा है। इसकी कई वजह हो सकती है। संभवतः कवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी दिखने में कमजोर क्यों ना हो, उसे हम बेचारा समझने की गलती ना करें। उसके शरीर में इतनी जान है एवं उसके मन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने सामने जो चढ़ाई देख सकता है उसे तय कर सके। कई विपरीत चरित्रों के बारे में लिखकर कवि पोर्टर को एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग यानी कई पहलू वाले आदमी का रूप दे रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अबाउट द पोएट में हमने पढ़ा कि यह कविता लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नामक कवि ने लिखी है, जो नेपाल के एक प्रतिष्ठित कवि थे। शेरपाज ऑफ नेपाल में हमने उस जाति के बारे में बात की जिसका जातीय पेशा पहाड़ चढ़ने वालों का सामान उठाना और उनकी सहायता करना है। स्टैंजा 1 में हमने पढ़ा कि पोर्टर के समक्ष कौन सा कठिन कार्य था एवं इस कार्य का उस आदमी के दृढ़ निश्चय पर कोई असर नहीं पड़ा। स्टैंजा 2 में हमने पढ़ा कि पोर्टर शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा है। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से 7वीं कविता द स्लीपिंग पोर्टर जरूर ध्यान से पढ़ के आना। अगली वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4 यानी तीसरे और चौथे छंद पर चर्चा करेंगे एवं आखिर में पूरी कविता के महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोहराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।